आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है बहुत दिनों के बाद। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, आरक्षण का माया जाल। माने ये आरक्षण क्या चीज है? क्या ये उनको मिलता है जिनको देने के लिए ये प्रावधान किया गया? ये किन को मिलता है? क्या इसको लाने का जो उद्देश्य था, क्या वो पूरा हो रहा है? क्या वो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या कि कुछ और ही हो रहा है? तो इस पर ही ये आज का वीडियो है, ताकि इसको हम समझ सकें। और फिर इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसके बाद में लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा एक ऐसा समाधान, एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिससे सबके उद्देश्य पूरे हो जाएं, सबको सबके लाभ मिल जाएं, जो भी लाभ लेने के लिए इतनी सारी सब ये आरक्षण और दूसरे प्रकार के तरीके और तीसरे प्रकार के तरीके, और जिससे भी अब तक सबको नहीं हो पा रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी मैं आपको इसमें लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको भी समझने की कोशिश कीजिए ताकि ये आरक्षण जो है, क्या वास्तव में इससे वो उद्देश्य प्राप्त हुआ है या हो रहा है, या जिस तरह से ये चल रहा है कभी हो सकता है क्या? तो इसी पर आज का ये वीडियो है। देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको जो मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं तो किस लिए असहमत हैं, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं। और मेरा नंबर भी है, इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल भी करके बता सकते हैं या मुझे डिस्कशन कर सकते हैं। ये मेरा जो नंबर है 9013383424। ये इंडिया का है, इंडिया का नंबर है। तो इसको अब हम देखेंगे कि ये मोबाइल नंबर है। तो देखें कि आरक्षण जैसे किसके लिए बनाया गया, आरक्षण को देखें। तो पहले आरक्षण इस बात के लिए बनाया गया था, इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो हमें वो सारी बात समझ में आ जाएगी। आरक्षण बनाया था कि क्या होता था कि जो अमीर वर्ग है, तो अमीर वर्ग क्योंकि सारी सुख सुविधाएं इनके पास होती है, सारी सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं, और उसमें शिक्षा भी अच्छी प्रकार की इनके पास होती है। तो सीधी सी बात है, जितनी भी सारी जॉब्स हैं, जितना भी रोजगार है, वो यही लोग ले जाते हैं उसको। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इन्हीं को ज्यादातर मौका मिलता है, और क्योंकि इन्हीं के यहाँ अच्छी सुख सुविधा का माहौल भी होता है घर में। घर में बच्चों को कोई दूसरे काम भी नहीं होते, और उनको उनके जो घर वाले हैं वो बताते भी रहते हैं शिक्षा का कितना महत्व है, कितना उद्देश्य है। अच्छे संस्थानों में इनको भेजा जाता है, वहां पर भी जो गुरुजन लोग हैं वो काफी ध्यान रखते हैं। तो माने अमीर वर्ग के जो बच्चे हैं, अमीर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और प्लस वही उस सारे रोजगार को ले जाते हैं। क्योंकि मांग और आपूर्ति के आधार से किन्हीं को भी रोजगार में रखना चाहेंगे तो वही रखना चाहेंगे जिसमें कि देखें भाई, हाँ इसमें अच्छी क्षमता है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे नंबर लेकर आया है, अच्छे मार्क्स लेकर आया है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। यही सब कोई भी मालिक या कोई भी कंपनी का ओनर या सरकारी जॉब
सब यही चाहेंगे कि कौन अच्छा वहाँ पे अपनी सर्विस देगा, कौन अच्छा काम करेगा, किसको ज़्यादा नॉलेज है, कौन ज़्यादा शिक्षित है, तो उसी को मौका मिलता है जनरली। तो क्या होता है कि ये जो सारे रोजगार हैं, ये रोजगार किसको चले जाते थे? अमीर वर्ग को, उनके बच्चों को, या अमीर वर्ग को चले जाते थे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये आरक्षण ना दिया जाए तो उन्हीं के पास ही रोजगार रहेगा, उन्हीं के पास रोजगार रहेगा तो क्या होगा कि इन्हीं को कमाई होगी। धन की इन्हीं को कमाई होगी। तो कुल मिला के जितना भी धन पैदा होता है देश में, वो किससे होता है? रोजगारों से ही होता है। कहीं ना कोई रोजगार है, रोजगार हो रहा है तो उसी से धन पैदा होता है। और जिसके पास ज्यादा महंगे वाला रोजगार है, मतलब जिसकी ज्यादा वेतन मिलता है, तो उसके पास ज्यादा धन इकट्ठा होता है, उसके पास ज्यादा धन होता है, वो अमीर होता है। फिर उसी धन से उसके पास सारी सुख सुविधाएं आती हैं। तो मतलब अमीर वर्ग जो है वो अमीर बना रहता है और गरीब वर्ग गरीब बना रहता है। तो एक ऐसी दुनिया बनती है, देश में क्या हो जाता है कि एक बड़ी खाई होती है गरीब और अमीर के बीच में। बहुत बड़ी खाई होती है। अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता, रोजगार नहीं ले पाते। अगर ये आरक्षण ना हो तो वो गरीब को वो रोजगार नहीं मिल पाएगा, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको कोई कमाई नहीं होगी, और कमाई नहीं होगी तो उसके पास कोई आय नहीं होगी, कोई पैसा नहीं होगा। जैसे तैसे गड्ढे खोद के, ये करके वो करके, और मतलब अमीर पर ही उसका जो है डिपेंड करेगा, और जहाँ से थोड़ा बहुत उनकी जी हजूरी करके जो मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत उसका काम चल जाएगा। या सरकार कोई वेलफेयर वाली स्कीम चलाती है, दान करने वाली, तो उनसे काम चलता है। मतलब कुल मिला के गरीब का जीवन बहुत बेकार है। तो अब तो इसमें आप देख रहे हैं कि अमीर के ही लोग क्यों ले जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग का मतलब ये केवल सवर्ण ही है। माने ये कोई भी अमीर हो, अगर सवर्ण में भी गरीब होंगे तो उनकी यही हालत रहने वाली है। इस बात को भी यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है। तो अमीर वर्ग जो है, अब क्योंकि ये सीधी सी बात है कि अमीर वर्ग ज्यादातर सवर्ण है। अमीर वर्ग जो है वो ज्यादातर सवर्ण है। मैं सवर्ण को छोड़ के एस सी एस टी ओबीसी उनकी संख्या कम है। मगर ये जो कोई भी है उन सबके बारे में ही है, ये कोई भी अमीर हो, उनके पास सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं, शिक्षा व्यवस्था उनके पास अच्छी होती है, जिसमें उनके बच्चे अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाके और वो उन रोजगारों पे बैठ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं कि वो कोई उनको छीनते हैं या कुछ करते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है पूंजीवाद में। जो पूंजीवाद का अर्थशास्त्र है उसमें ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो बैठ जाते हैं, और गरीब लोगों को इस रोजगार में बैठने की, रोजगार पर पकड़ बनाने की कोई उनको अवसर ही नहीं मिलता। तो जो उस समय के नेता लोग थे, जब भी ये संविधान बना और उसमें आरक्षण दिया गया, तो आरक्षण ये सोच कर दिया गया कि ये गरीबों को मिलेगा, या जो दबे कुचले दलित लोग हैं उनको मिलेगा। और जाति के आधार से या एस सी एस टी ओबीसी के आधार से आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो समय समय पर रेगुलाइज होता रहा, बढ़ता रहा। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये जो आरक्षण जिस बात के लिए दिया था, क्या वो सच में उन तक पहुंचा? अब देखें कि
क्या ये आरक्षण उन तक पहुंच रहा है या पहुंच सकता है क्या कभी भविष्य में, जिनके लिए एक्चुअल में ये बनाया गया। अब देखो, अब वो आरक्षण दिया गया क्या आधार से कि भाई ये एसटी है, एससी है या ओबीसी है। ठीक, तो एससी एसटी ओबीसी का मतलब है एससी के अंदर कई सारी जातियां हैं, एससी के अंदर कई सारी जातियां हैं और ओबीसी के अंदर कई सारी जातियां हैं। तो इनको जो आरक्षण दिया गया, तो अभी इनको कुल मिला के एक ही समझ लो कि ये एक ही है जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। ठीक, और इनको 50% आरक्षण है। ठीक, किन में 50% आरक्षण है? और रोजगार में, स्कूल में और रोजगार में। स्कूल में भी यही प्रॉब्लम होती थी कि वो उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि जितने थोड़े स्कूल थे उसमें जो अमीर वर्ग के बच्चे हैं वो ज़्यादातर तो प्राइवेट में तो वही जाते थे, और सरकारी में तो क्वालिटी नहीं होती थी। आज भी कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है। तो वहाँ वो उतनी अच्छे ढंग से एजुकेशन नहीं ले पाते थे कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को compete करें और बिना आरक्षण के किसी जॉब में चले जाएं, तो आते नहीं थे। तो इन इन दोनों चीजों में सरकारी तल पर 50% मान लिया इनका आरक्षण है। अब ये 50% आरक्षण एक्चुअली किसको जा रहा है ये देखें। इसमें भी वही वर्ग है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। इसमें भी अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है। और तुलनात्मक रूप से ये जो अमीर वर्ग है इसके पास ही ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, इसकी अपेक्षा इनके पास कम है और इनके पास ज्यादा है। अमीर वर्ग के पास में सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और गरीब वर्ग के पास में ये सुख सुविधाएं कम होती हैं। उसी तरह से शिक्षा का भी चक्कर है कि इनके पास शिक्षा व्यवस्था भी ज्यादा होगी और इनके पास कम होगी। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी एस सी ओबीसी में भी ये जो आरक्षण जाएगा, क्योंकि इसमें अमीर वर्ग के बच्चे ही ज्यादा ठीक से पढ़ पाते हैं, वो कुछ ट्यूशन भी पढ़ पाते हैं और वो इतने नंबर ले आते हैं कि वही इन 50% सीट को भर लेते हैं, क्योंकि जॉब तो बहुत थोड़ी होती है, आप समझते ही हैं। सरकार में भी जॉब थोड़ी होती है और स्कूलों में भी जो हायर स्टडीज हैं, 12th की, फिर कॉलेज की, आगे तो स्कूल, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो कम उनकी संख्या होती चली जाती है। ज़्यादातर एस सी एस टी ओबीसी तो 10वीं 12वीं से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके उतने नंबर ही नहीं आते। और उनमें भी जिनके नंबर आते हैं तो वो रिजर्वेशन में जो एस सी एस टी ओबीसी में अमीर वर्ग है वही उन सारी चीजों को ले जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कुल मिला के एस टी ओबीसी में भी अमीर वर्ग जो है वही बार 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 उन्हीं के घराने, उन्हीं के परिवार बार बार इस आरक्षण का लाभ लेते हैं। इनको नहीं मिलता आरक्षण का लाभ, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता और इनको ही ये ही उस आरक्षण का अधिकतम लाभ
वहाँ कोई बहुत रेयरली है कि कोई एक आध बच्चा कोई इतना नंबर ले आया कोई वजह से और उसको वो लाभ मिल गया, वहाँ रेयर है। सारा लाभ उसका आरक्षण में जो है वो अमीर वर्ग ले जाता है। तो क्या आरक्षण अमीरों को देने के लिए बनाया था? ऐसा उद्देश्य तो था नहीं। आरक्षण का उद्देश्य तो ये था कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको वो लाभ मिले, आखिरी नागरिक को लाभ मिले, देश के सबसे गरीब की तरफ से लाभ मिलना शुरू हो। तो ये जो आरक्षण की नीति है, ये तो इस मुद्दे पर खरी नहीं उतरती। इसका लाभ किन को मिलता है? एससी, एसटी, ओबीसी में जो अमीर वर्ग है उन्हीं को मिलता है, और लगातार उन्हीं को मिलता जाता है, क्योंकि वही अमीर बने रहते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, अमीर और गरीब के बीच में अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और अमीर और गरीब होता जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अमीर जो है, क्योंकि उसको ये आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, तो उसको ही ये सारी सुख सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी, और फिर उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे वही इन सारे लाभों को लेते जाएंगे। ये जो गरीब वर्ग है, इन गरीब के बच्चों को तो कभी कोई लाभ मिलेगा नहीं। जबकि और संख्या किनकी ज्यादा होती है? संख्या इनकी ज्यादा होती है। ये जो गरीब वर्ग है इसकी ही संख्या ज्यादा होती है। जैसे आप पूरे देश में देखो, अमीर और गरीब का परसेंटेज क्या है? ऊपर का 10% आदमी अमीर है, 90% गरीब है। आप सोचो कितना कितना बड़ा अंतर है दोनों में। 10% अमीर है और 90% गरीब है। कम गरीब या ज्यादा गरीब? उसमें मैं मध्यम जो लोग हैं, मध्यम परिवार के, मध्यम आर्थिक स्थिति के, उनको भी मैं गरीब में ले रहा हूँ। गरीब का मतलब यहाँ सीधी सी परिभाषा है कि जो भी आदमी, जो भी परिवार अच्छा बढ़िया बढ़िया वाली जिंदगी नहीं जी पा रहा है, वो सब गरीब ही है। कम गरीब बोलो उनको या ज्यादा गरीब बोलो, तो ये लगभग आपको पड़ेगा 90%। 90% गरीब। इसमें आप ये बोल सकते हो कि 60% ज्यादा गरीब और 30% कम गरीब, और 10% अमीर लोग। उनको मैं अमीर इस दृष्टि से बोल रहा हूँ कि उनके पास में उतना पैसा होता है कि कम से कम वो अपनी फैमिली सहित जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी पाते हैं, इतना पैसा उनके पास होता है। और ऐसे लोग भी उसमें होते हैं कि जिनके पास उससे भी ज्यादा होता है। तो वो उन सबको मैं 10% की कैटेगरी में ले रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन ये बात समझाने के लिए है कि अमीर ही ज्यादा अमीर होता चला जाता है, क्योंकि उसी के पास सारे संसाधन, यानी कि रोजगारी संसाधन है। यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो स्कूल है और ये जो रोजगार है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही संसाधन है मूल रूप में, तो मतलब जिससे संसाधन पैदा होता है। स्कूल से पैदा होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन जिसको बोलते हैं, मानव संसाधन। और रोजगार कहाँ जाके करते हो? किसी प्राकृतिक संसाधन की कोई चीज को निकाल के और उपयोगी लायक बनाते हो, वो है। तो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधन से। तो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, तो सारे मिला के, कुल मिला के यही संसाधन होते हैं। तो इन दोनों पर किनका अधिकार होता है ज्यादा, किनको ये सुविधा ज्यादा आसानी से और अच्छे रूप में हासिल होती है? वो होती है कोई भी वर्ग के, अमीर वर्ग की। तो इस आरक्षण का जो लाभ है वो किसको जाता है? वो जाता है एससी, एसटी, ओबीसी में जो अमीर वर्ग है। और ये सीधी सी बात है, ये वहां पर भी 5-10% ही होगा।
तो कुल मिला के SC ST OBC में से केवल 10% आदमी ही इस आरक्षण को ले रहा है, इस आरक्षण का लाभ ले रहा है। 90% को ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। 90% SC ST OBC को इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं। केवल उनमें जो अमीर वर्ग है, जो जो जो, जो 10% है, वही इस आरक्षण को घुमा घुमा के वो उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को मिलता रहता है। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि आरक्षण से वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा जिस उद्देश्य की पूर्ति को सोचकर इस नीति को बनाया गया होगा, कभी बनाया गया था या लाया गया था। तो 90% तो गरीब लोग रह ही जा रहे थे। अच्छा, बाद में इन्होंने फिर एक 10% जो है वो गरीबी के आधार से बनाया कि भाई 10% का जो आरक्षण है वो गरीबी के आधार से बना, और गरीबी की कोई एक परिभाषा उन्होंने तय कर दी। मान लिया वो परिभाषा हो गई 10% आरक्षण गरीबी के आधार से, जो 50 के ऊपर। तो ये किसको जाएगा? जैसे मान लिया उन्होंने इसका बोल दिया कि ठीक है भाई, 10,000 आमदनी से नीचे के लोग जो हैं वो गरीब माने जाएंगे प्रति माह। 10,000 से जिनकी आमदनी नीचे होगी वो लोग जो हैं गरीब माने जाएंगे, जिनकी इससे कम आय होगी। तो अब क्या होगा कि ये जो 10% का आरक्षण है ये किन को जाएगा? जो 10,000 के आसपास होंगे, 8,000 9,000 रुपए जिन घरों की इनकम होगी, उनके परिवार वाले ही इसको लेके जाएंगे। जिनकी इनकम 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए महीने की है, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ना स्कूल जा पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना उनके पास पढ़ने का माहौल होता है, ना कोई उन्हें शिक्षा की समझ होती है, ना कुछ होता है। उनके बच्चे वैसे ही पिन्नियां बटोरते रहते हैं। तो किसको मिलता है? तो आप देखेंगे कि आरक्षण का लाभ तो होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है। आरक्षण का लाभ तो होता है, मगर ये किन को होता है, ये सोचने की बात है। वो वहां पर भी जिस जिस जाति के लिए आप ये आरक्षण रख रहे हो, उन जाति में अथवा उन जातियों में जो अपर वर्ग है, वही उस सारे आरक्षण का लाभ ले जाते हैं। तो आप देखोगे कि इससे 90% आदमी जो है वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो क्या होगा कि 90% लोग आरक्षण से बाहर रहते हैं। SC ST OBC में भी 90% लोगों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। तो अब इनका क्या हो? 10% जो ऑलरेडी थोड़े से संपन्न थे, उन्हीं संपन्न लोगों को ये आरक्षण का लाभ मिलता मिलता चला जा रहा है। तो अब इनका क्या हो? क्योंकि जब आरक्षण से संबंधित कोई भी विवाद उठता है देश में, और चक्के जाम होते हैं और उसके लिए आंदोलन होते हैं, तो आंदोलन में तो सारे लोग आते हैं ना। ये केवल ऐसा तो है नहीं कि जिनको आरक्षण मिला 10% वही आते हैं, इसमें तो ये लोग भी आते हैं, ये सोच के कि भाई ये तो सबके आरक्षण की बात है। हालांकि इनको ये नहीं समझ में आता कि ये आरक्षण इन तक पहुंचेगा नहीं कभी। तो चलो फिर भी वो उन 10% के लिए अपना जोर लगाते हैं, कई बार अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, कई बार उनके लिए मर मिटते हैं, वो भी सब होता है।
लेकिन फिर भी इन 90% लोगों की जिंदगी का क्या ये ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? क्या ये ऐसे ही मुंह ताकते रहेंगे कि हमें आरक्षण से कुछ मिलेगा, हमें कैसे ही करके कुछ मिलेगा, हमें कैसे ही करके कुछ हमारी जिंदगी में होगा? पिछले 70-72 साल से, जब से ये आरक्षण लागू हुआ है, तब से वो इस आशा में बैठे हैं कि हम तक कुछ पहुंचेगा, हम तक कुछ पहुंचेगा, कभी तो हमारे बेटे को आरक्षण मिलेगा, नौकरी लगेगी। कब तक वेट करेंगे? कब तक वो प्रतीक्षा करेंगे? बताइए, वो कब तक इस आस में बैठेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी? तो जब से ये संविधान लागू है, तब से लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है उसके बाद। तो कब तक वेट करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उनका, वो ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको समझाया, इससे आप समझ भी गए होंगे कि ये 10% लोगों को ही रहेगा। जब आरक्षण नहीं था, तो सारे संसाधन, सारे लाभ अपर जो वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसको जा रहा था। आरक्षण से क्या हुआ कि उससे थोड़े कम अमीर लोग जो उन 10% में तो नहीं आते, मगर इन जातियों में वो अमीर ही हैं। अगर इन जातियों के अंदर तुलना करेंगे तो उनको ये लाभ मिला। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो आरक्षण का लाभ केवल एससी, एसटी, ओबीसी में से जो 10% लोग हैं उनको ही मिल रहा है, और उन्हीं को ही लगातार मिले जा रहा है। 90% शुरू से ही बाहर है, उनको आज तक इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, और न आगे मिलने की कोई संभावना है, जब तक आरक्षण नीति का यही स्वरूप है। और आप कोई भी आरक्षण का ले आइए, वो आरक्षण में ये समस्या रहेगी ही कि आप जो भी डेफिनेशन तय करेंगे, जैसे यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी तय कर दिया, तो इसमें जो अमीर लोग हैं उनको मिलेगा। आपने गरीबी अमीरी के आधार से तय कर दिया, तो जहां भी आप तय करेंगे कि 10,000 से नीचे वाले या 5,000 से नीचे वाले, तो जो भी आप लाइन तय करेंगे, उस लाइन के आसपास रहने वाले लोगों को ही उसका लाभ मिलेगा, दूर वालों को नहीं मिलेगा। इस आरक्षण की नीति का डिजाइन ही ऐसा है। और इस आरक्षण को देने का और कोई तरीका भी नहीं है, यही तरीका हो सकता है जिस तरीके से दे रखा है। और इस तरीके से केवल और केवल 10% लोगों को इसका लाभ मिला। अच्छा, आप आंकड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लाभ मिल रहा है, ये छोटी पोस्ट के लिए मिल रहा है, निम्न नौकरियों के लिए। जो बड़ी सैलरी वाली नौकरी है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये भी उतना एजुकेशन नहीं ले पाते, इनको भी उतना नहीं हो पाता कि वहां तक पहुंचे। पर चूंकि प्राइवेट में तो रिजर्वेशन है नहीं है, प्राइवेट जॉब में तो केवल सरकारी जॉब में रिजर्वेशन है, और उसमें है तो मान लिया ये 50% हो गया। तो जैसे टोटल जो जॉब है हिंदुस्तान में, उसकी 4% मात्र सरकारी जॉब है, कुल 4%। 96% प्राइवेट जॉब है। तो उन 4% में से 50%, यानी कि कुल जॉब का 2% पर आरक्षण है। और उसमें भी जो ऊंची वाली पोस्ट है, जिनमें मिनिमम जितनी क्वालिफिकेशन और जितना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता, तो वहां के तो स्थान रिक्त पड़े रहते, वो भरते ही नहीं है, क्योंकि उतना भी इस 10% में से उतनी स्थिति पर भी कोई पहुंच नहीं रहा है। तो ज्यादातर जो निम्न वाले जॉब हैं, जो अ, कम सैलरी वाली पोस्ट है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, हद हद 50,000 तक ही ये आरक्षण उनको मिलता है। पर चलो, वो लाभ भी तो है ही है, मगर ये लाभ भी केवल 10% लोगों को है, सबको नहीं है। अब ऐसा क्या हो कि सबको लाभ मिले? तो अब मैं वो आपको वो बताने जा रहा हूँ कि किससे सबको लाभ मिल सकता है। ये नीति तो आपने समझ ली होगी, इससे तो नहीं मिलता, और मिल भी नहीं सकता, संभावना ही नहीं है, इन फ्यूचर भी कोई संभावना नहीं है। अब कोई जैसे बोले कि ठीक है, जिन घर को एक बार मिल गया उनको दोबारा ना मिले,
अगर अगर ऐसा भी करो तो तब भी क्या होगा कि पहले 10% को मिल जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे 10% को मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरे 10% को। और उसमें दिक्कत ये होगी कि मान लिया मुझे इसका लाभ मिल गया, अब मेरे दो बच्चे हैं, तो अब क्या है, ये उनको उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा क्या? तो अब ये उनके साथ अन्याय होगा। मान लिया उनमें एक ज्यादा पढ़ाकू है, वो लाभ ले जाएगा, ऐसे ही जनरल में जो नहीं है उसका क्या होगा? लेकिन ये सवाल तो आप औरों के लिए भी उठा सकते हैं। तो अगर इसको इस तरह से भी करेंगे तब भी इसको 90% तक पहुंचने में 9-10 पीढ़ियां लगेंगी, क्योंकि एक पीढ़ी में आप एक परिवार को दोगे, तो इसको 9-10 पीढ़ियां लगेंगी तब तक पहुंचने में। और वो थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो है नहीं ना कि इससे सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा थोड़ा जीवन का स्तर उठने में उतना लंबा समय लगेगा। अगर ऐसा किया तो वो तो लग नहीं रहा कि ऐसा होने की कोई संभावना आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो इन्हीं में फिट पड़ जाएगी, जिनको मिल जाएगा वो साइड हो जाएंगे, वही इसकी बात करें। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा कोई नियम ला सकती है और इसको ज्यादा बेनिफिशियली बना सकती है, अगर इस आरक्षण को भी रखना है तो। लेकिन फिर उसका उनको वो सब बना के रखना पड़ेगा कि इनके खानदान में किसको आरक्षण मिल गया पहले, तो इसका डाटा रखना लगभग नामुमकिन जैसा है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि SC ST OBC के नाम पर जो कई दूसरे लोग भी जो SC ST OBC में नहीं है और रिश्वत आदि भ्रष्टाचार करके भी वो इनका लाभ ले जाते हैं, ऐसे लोग तो अलग रहे, उनको अभी मैं इसमें नहीं शामिल कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। अगर सब कुछ ईमानदारी ईमानदारी से हो तो भी ये हालत। अब आते हैं उस पर कि भाई ठीक है, ऐसा क्या हो कि जिससे सबको सब कुछ मिल जाए। तो उसके लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। संपूर्ण समाधान नाम की ये किताब है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, PDF का फ्री, आप उसको फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसी YouTube में। ये पूरी किताब ऑडियो में भी पढ़ी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और पूरी किताब को आप सुन सकते हैं ऑडियो में, ऑडियो फॉर्मेट में। और फ्लिपकार्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप कागज वाली बुक खरीद सकते हैं, जिनको कागज में पढ़ने की वहां से वो खरीद सकते हैं। ऑडियो और PDF दोनों फ्री है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से जाकर। तो ये जो संपूर्ण समाधान है इसमें मैंने टोटली एक पूरा नया सिस्टम किया है। इसमें मैंने पूरा नया अर्थशास्त्र दिया है, याद वाला अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रखी है। और उसमें सभी को जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं सभी को, बिना किसी अंतर के, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन और उसमें अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं। उसमें आपको जो चाहिएगा आप सिस्टम से मांग कर लेंगे और सिस्टम उसका प्रोडक्शन करके और उसकी आपूर्ति आपको करता रहेगा सबको, बच्चों को, जवान को, बूढ़ों को। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे कर लेगा भाई, सिस्टम कहाँ से कैसे बना लेगा? तो उसके लिए इस पुस्तक में पूरा एक प्रावधान दिया गया कि वो कैसे बनाएगा। छोटा सा मोटे से रूप में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो जो एक एक खाका बनाते कि ये जनता है, ये एक व्यवस्था है, जनता जो है व्यवस्था से मांग करेगी कोई, जो भी उसको मांग डेली की चीजें, घर, तेल, सब्जियाँ, सब कुछ। और जो बेसिक कम्युनिटी है वो तो मिल ही रहेंगी, घर, बढ़िया घर, पूरा जो है हर चीज से लैस,
सारी टेक्नोलॉजी से पूरा सुसज्जित पूरी नगरीय व्यवस्था है, वो तो उसमें रहेगी। और डेली की जितनी भी सब कुछ जो चीज़ें वो उनसे ऑनलाइन मांग करते रहेंगे। तो ये जो मांग है वो व्यवस्था के पास जाएगी, और व्यवस्था के पास दोनों चीजें होंगी, जिसकी मदद से व्यवस्था इसका प्रोडक्शन करेगी। क्या करेगी? मानव संसाधन प्लस प्राकृतिक संसाधन। ये किसके पास होंगे? ये होंगे इनके पास। जनता इनसे मांग करेगी, और जनता में से ही मानव संसाधन कौन होगा? 25 से 50 साल की उम्र के लोग, स्वस्थ लोग। मानव संसाधन ये व्यवस्था के पास होंगे, प्राकृतिक संसाधन ये व्यवस्था के पास होंगे, सारे प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, ये व्यवस्था कौन होगी? व्यवस्था जनता ही होगी। व्यवस्था की जो ताकत है, सारी पावर, वो जनता के पास होगी 2400 घंटे, हमेशा 2400 घंटे। इसमें जो पॉलिटिकल मॉडल है इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था में, उसमें इस प्रकार का है कि इसमें जो सत्ता की पावर है वो नेताओं के पास नहीं बल्कि जनता के पास रहेगी। तो कुल मिला के व्यवस्था की जो मालिक है वो होगी जनता उस व्यवस्था में। तो जनता ने कोई भी मांग करी, वो मांग व्यवस्था के पास दी, और चूंकि व्यवस्था के पास मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों उसके पास है, इन दोनों को मिला के वो प्रोडक्शन कर देगी। मांग के आधार से जिन जिन चीजों की मांग हुई होगी उसका वो प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी, और प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन करने के बाद में जनता के पास में वो डिलीवरी कर देगी। इस सिस्टम में पैसा नहीं है, ये नए प्रकार का अर्थशास्त्र है। इसमें कोई करेंसी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिएगा, जिस भी आदमी को जो भी चाहिए, परिवार के अंदर भी, परिवार में भी कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे भारत की 135 करोड़ जनता है, तो हर नागरिक वो मांग करेगा सीधी व्यवस्था से, और उस व्यवस्था का कंट्रोल भी किसके पास है? जनता के ही पास। तो इस व्यवस्था से मांग करेगा, और वो व्यवस्था मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उस मांग के आधार पर प्रोडक्शन करेगी, और उस प्रोडक्शन की डिलीवरी जनता को देगी। ये सिंपल सा बात है। ये कोई मांग और आपूर्ति के आधार से मूल्यांकन, इस श्रम का मूल्यांकन, ये वो इस पर आधारित नहीं है। इसमें जितने भी मानव संसाधन होंगे सारे के सारे, वो उनकी कोई सैलरी नहीं है। जिनको जो चाहिए वो उनको अपना मांगते रहेंगे, मिलता रहेगा, बस यही आउटपुट है, यही उनकी सैलरी है। तो 25 से 50 के बीच में मानव संसाधन को कोई एक काम करना अनिवार्य है, ये एक नियम है उसमें। और बाकी 25 से पहले के सब छात्र समझे जाएंगे, और 50 के बाद सब बुजुर्ग समझे जाएंगे, उनको कोई काम करने की अनिवार्यता नहीं है। वो अपना कुछ भी मांग करते रह सकते हैं, और उनको उनकी मांग के आधार से ही प्रोडक्शन होके और उनको डिलीवरी देती रहेगी हर चीज की, चाहे खाना हो, कपड़े हो, खिलौने हों, जिम हो, मेडिकल सुविधा हो, सुरक्षा हो, कुछ भी हो। और क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें ऐसे खुला बाजार भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई खरीदना बेचने का कोई झंझट नहीं है, इसमें कोई लॉस करने का झंझट नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस हो। इसमें किसी का कोई बिजनेस नहीं है। जो भी बिजनेस है ये सारा व्यवस्था का है, और व्यवस्था जनता की है। तो कुल मिला के यहाँ जो भी कुछ बिजनेस है वो सारा जनता का ही है, किसी आदमी पर्टिकुलर का नहीं। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, इसको मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, इफ एंड बट उठेंगे,
तो उनके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या ये संपूर्ण समाधान पुस्तक आप पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें इसके आंसर हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें जियो मीट की ऐप है, जियो मीट ये ऐप है। तो इस पर हर इवन डेज को, जैसे 2, 4, 6 तारीख है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे तारीख को इस पर रात में, अभी सर्दियों में 8 से 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें कोई ना कोई टॉपिक होता है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई ना कोई टॉपिक आप भी खुद वहाँ रख सकते हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक है समाज के भले के लिए, तो वो आप टॉपिक रख सकते हैं। वहाँ दूसरे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, और वो जो भी कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास में या हमारा कॉन्सेप्ट है, उसकी वहाँ पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। और उसकी जो आईडी और पासवर्ड है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कोई भी उसमें जुड़ सकते हैं। ये हर इवन डेट को, हर महीने की इवन जो डेट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके, तो उसमें इसकी जो आईडी है वो है 7366411775। ठीक है, ये इसकी आईडी है, और इसका पासवर्ड है कैपिटल यू, कैपिटल एल, छोटा एम, 1 और 2। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये आईडी है 7366411775, और ये पासवर्ड है कैपिटल यू, कैपिटल एल, स्मॉल एम, 1 2। बड़ा यू है, बड़ा एल है, ये छोटा एम है, 1 और 2। हमेशा यही आईडी और पासवर्ड रहता है, और समय रहता है अभी सर्दियों में रात के 8 बजे से 10 बजे तक। गर्मियों में ये चेंज हो जाएगा, तो जब आप उस पर रहेंगे तो फिर हिसाब से रहेगा। तो ये टाइमिंग है, ये पीएम टाइमिंग है, मतलब रात को होता है 8 से 10। और व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अगर वहाँ सुविधा होगी व्हाट्सएप का लिंक देने की। नहीं तो आप इस नंबर पर आइए, मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप तो मैं आपको जोड़ दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में। वहाँ आपको ये सारी जानकारी सब मिलती रहेगी। और मेरी दूसरी किताब भी आ चुकी है, इस पर ये संपूर्ण समाधान होगी। इसके अलावा मेरी एक दूसरी किताब है जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन। अभी कल ही पब्लिश की है मैंने जनता में, तो इसका लिंक भी आपको इसमें नीचे मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में ही अभी वो अवेलेबल है, वो पीडीएफ वर्जन ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और दूसरी कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन चल रहा है। बाद में आपको बांग्ला में चल रहा है, गुजराती में चल रहा है, तो इस तरह से तो आता है। आप ये आरक्षण का माया जाल, या आरक्षण की जो नीति है वो समझ गए होंगे, और ये जिस उद्देश्य से आई थी वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है, ये भी आप समझ गए होंगे। इसका लाभ किन लोगों तक सीमित है, ये भी आप समझ गए होंगे। बाकी सबको कब लाभ मिलेगा वो आप समझ गए कि जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस प्रकार की नीति होगी, तो ही सबको सारे लाभ मिल सकेंगे। शुरू से ही हमेशा ही कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, इस व्यवस्था में कोई भी समस्या पैदा ही नहीं होती है। ये इस प्रकार की
व्यवस्था, इसका डिजाइन ऐसा है, और इसमें सब सारी सुख सुविधाएं जितनी भी लोगों को चाहिए होती हैं वो सब लगातार प्रोडक्शन होती रहती है उनकी मांग के आधार पर, और उसकी डिलीवरी होती रहती है। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। बड़े में समझने के लिए आप इन किताबों को पढ़िए। इसी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं जो इन चीज़ों को अलग अलग करके समझाते हैं, तो आप समझिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।